हाय एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज फॉर एनडीए। तो हमने जो पहला सब्जेक्ट लिया है वो है पॉलिटी, और जो पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन पॉलिटी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी सीरीज। तो जो पहला चैप्टर है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आइए शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मॉडर्न हिस्ट्री का वो पोर्शन है जो हमारे पॉलिटी के लिए बहुत ही रेलेवेंस रखता है और साथ में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे कंपनी रूल चल रहा था, क्राउन रूल चल रहा था, उस समय बहुत सारे ऐसे एक्ट्स निकाले जो जिनके प्रोविजंस आज भी हमें अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात इसको दो फेजेस में पढ़ेंगे। तो जो पहला फेज है वो है आपका कंपनी रूल, यानी कि हम पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1858 की कहानी, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी हर चीज़ पर। वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, रेवेन्यू को संभाल रहे थे, वो सब चीज़ें हमको यहाँ से यहाँ तो देखने को मिलेगी, यानी हम उसको पढ़ेंगे कंपनी रूल में। अब इसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो जाता है और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी जाती है और यहाँ से जो टेक ओवर करता है वो है क्राउन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है वो टेक ओवर करेगी इंडिया को, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडिया के रेवेन्यूज को, हर सिस्टम को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लंदन से एडमिनिस्ट्रेट करेगी। तो इसको जो सेकंड फेज रहेगा वो क्राउन रूल रहेगा। अब इसमें बहुत सारे एक्ट्स थे जो ब्रिटेन ने रेगुलेट, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, मेंडिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया और बाकी के चार्टर एक्ट्स, ये सभी के सभी आपकी कंपनी रूल के दौरान आ गए। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और दूसरे फेज में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आफ्टर द रिवोल्ट, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करी या फिर रिमूव करने की कोशिश करी है ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, वो हम पढ़ेंगे क्राउन रूल में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होता है तो बहुत सारे यूरोपियन कॉलोनीज जो है वो निकल कर आती हैं भारत की ओर। तो जो सबसे पहले आते हैं हमारे पास वो आते हैं पोर्तुगीज। देन पोर्तुगीज के बाद हमको देखने को मिलते हैं डच, और डच के बाद हमको देखने को मिलते हैं ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश पीपल यहाँ पे आते हैं, ब्रिटिश के लोग आते हैं यहाँ पर। तो 31 दिसंबर 1600 में क्या होता है कि एक चार्टर अकाउंट, एक रॉयल चार्टर पास किया जाता है बाय क्वीन एलिजाबेथ। ये एक रॉयल चार्टर देती है एक प्राइवेट कंपनी को फॉर ट्रेडिंग। अब इसमें एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए, और इस जो कंपनी होती है इसमें 216 मेंबर होते हैं टोटल, और साथ में कुछ रिच पीपल जो मतलब वहाँ के अमीर लोग हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं वो भी इस कंपनी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये डेट याद रखिएगा, 1600 में क्या हो रहा है, रॉयल चार्टर का ग्रांट किया जा रहा है बाय क्वीन एलिजाबेथ I। इसको एक तरह से मैग्ना कार्टा भी कहा जा सकता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जा सकता है, यानी कि एक प्रॉपर परमिशन दी जा रही है इनको। और दूसरी बात, जो कंपनी जब यहाँ आती है तो उसके पास एक गवर्नर होता है जो कि पूरी कंपनी को स्टैब्लिश करेगा और उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा। और दूसरी बात, इसमें 24 डायरेक्टर्स दिए जाते हैं साथ में। और ये जो कंपनी है ये ट्रेड करने आई है भारत में कॉटन के लिए, शुगर में, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, इंडिगो, टी, ओपियम, हर एक जो कमोडिटी है यहाँ पर वो अपना अपना इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे रेलेवेंस रहेगी। जैसे इंडिगो, अगर इंडिगो की हम बात करें तो ये जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा हमारे किसानों से। और अगर हम बात करें टी की मोनोपोली इसके पास होगी, ओपियम चाइना को दिया जा रहा था। तो ये सभी जो कमोडिटीज है इसमें ट्रेड करने के लिए कंपनी भारत में आई है। अब देखेंगे जरा, धीरे धीरे जब स्टैब्लिशमेंट हो जाती है कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टैब्लिश हो जाती है अच्छे से, तो अब जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खराब भी करने लग पड़ेगी भारत के साथ। अब जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तब कमोडिटीज पहले यहाँ से सप्लाई हो रही थी, बट फिर वहाँ से सप्लाई की जाएंगी भारत में। तो यानी कि पहले मार्केट था यूरोप, लेकिन लेटर ऑन हमें देखने को मिलेगा कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है आफ्टर 1800 के बाद जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ये जैसे बात करेंगे टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पर ग्रो कर जाएगी यूरोप में, और हमें देखने को मिलेगा कि टेक्सटाइल वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत में, और भारत यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे मार्केट क्रिएट हो जाएगी। अब देखते हैं आगे कहानी क्या होती है। तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पहुँचती है, सूरत में। तो सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे, सूरत में पहुँचते हैं, और अपनी पहली 1611 में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपके लिए नोट करने वाली बात है। दूसरी बात इसमें क्या होगा कि बस एक बैटल होती है, बैटल ऑफ स्वाली होता है। मैंने आपको बताया था कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में सबसे पहले निकल के आते हैं हमारे पास पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज पहले ही अपनी जो कॉलोनी जहाँ सेट कर चुके हैं, अपने पोर्ट्स बना चुके हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब बहुत सारी अगर
कंट्रीज एक साथ यहाँ पे रहेंगी तो उनको मुश्किल होगी, क्या बोलते हैं, क्लैशेज होंगे उनके बीच में, क्योंकि इनको भी अपना, ब्रिटिशर्स को भी अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करना है और पोर्तुगीज को भी करना है, तो बहुत सारी बैटल्स हुई इनके बीच में। तो उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो है बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली ब्रिटिश और पोर्तुगीज के बीच में हो रही है, और यहाँ पे पोर्तुगीज जो डिफीट हो जाते हैं, पोर्तुगीज हार जाते हैं, ब्रिटेन जीत जाता है। तो यानी कि जितनी भी टेरिटरी होगी पोर्तुगीज के पास, जितनी भी टेरिटरी थी पोर्तुगीज के पास, वो किसके अंडर चल जाएगी, ब्रिटिश के अंडर चल जाएगी। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश टेक ओवर करेगा पोर्तुगीज को। इससे पहले पोर्तुगीज जो था वो टेक ओवर करके बैठा था जितने भी आसपास की इलाके थे, उसके बाद ब्रिटिश यहाँ से टेक ओवर करेगा। देन हमें देखने को मिलता है फ्रेंच भी आए थे भारत में, फ्रेंच के बाद हमको डच भी देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, ब्रिटिश धीरे धीरे फ्रेंच को भी हराएगा और डच को भी हराएगा। तो यानी कि जितनी भी कंट्रीज यूरोप से यहाँ पर आई हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे आई उन सभी पर टेक ओवर करेगा कौन, ब्रिटिश। और ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे स्टैब्लिश होगी कहाँ पर, इंडिया में। अगर हम बात करें, आफ्टर दिस इट बिकम्स द ओनली कंपनी विच कैन ट्रेड इन इंडिया, यानी कि पूरी की पूरी ट्रेडिंग राइट्स, मोनोपोली किसके हाथ में आ गई, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। चलिए अगर हम यहाँ बात करें तो 1612 में क्या होता है, एक थॉमस रो वहाँ का गवर्नर है, वहाँ से भारत की तरफ आते हैं और ये कहाँ पहुँचते हैं, जहांगीर की कोर्ट में पहुँचते हैं। जहांगीर उस वक्त मुगल एम्परर है 1612 में, तो ये जहांगीर की कोर्ट में पहुँचते हैं और उनसे कॉमर्शियल ट्रीटी करते हैं। कॉमर्शियल ट्रीटी यानी कि एक्सक्लूसिव राइट्स मांग रहे हैं टू ट्रेड, यानी कि अगर यहाँ पर रहना है तो इतने सारे प्रोविंसेस थे तब इंडिया में, मुगल्स राज कर रहे थे। देन हमको नीचे अगर देखें तो मराठास देखने को मिलते हैं, देन हमको बंगाल देखने को मिलता है, उसके अलावा हमको मद्रास देखने को मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस क्या कर रहे थे, अपना अपना राज्य, अपना अपना एम्पायर स्टैब्लिश करके बैठे हुए थे। तो जो तब का मुगल एम्परर था, यानी कि पूरा इंडिया जिसके अंडर था, वो थे जहांगीर भाई साहब। तो जहांगीर भाई साहब के पास ये आते हैं थॉमस रो, ये एक्सक्लूसिव राइट्स की डिमांड करते हैं और इनको मिल भी जाते हैं। जहांगीर इनको क्या करते हैं, फरमान दे देते हैं और साथ में ट्रेडिंग कोर्ट अपना स्टैब्लिश करते हैं 1619 में, सबसे पहले कहां पर, सूरत में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसके बाद की कहानी, तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जब कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश कर जाती है, थोड़े रेवेन्यू राइट्स मिल जाते हैं, यानी कि वो वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो जो सबसे पहली प्रेसिडेंसी मिलती है इनको, वो मिलती है मद्रास की। जो पहली प्रेसिडेंसी मिलेगी वो कहाँ की मिलेगी, मद्रास की मिलेगी। तो मद्रास की प्रेसिडेंसी इनको 1639 में मिलती है। सेकंड भी मिलती है बॉम्बे। ये जो बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं उनकी प्रेसिडेंसी मिल रही है अब किसको, ब्रिटिश को। तो सबसे पहले मिलती है मद्रास को, देन मिलती है बॉम्बे को, और लास्ट में मिलती है इनको कलकत्ता को। कलकत्ता में, कलकत्ता है आपका बंगाल में, है ना, बंगाल में। अगर हम इसको मैप पे देखें, यहाँ पे आपका बंगाल आता है, यहाँ पे आपका मद्रास आता है और यहाँ पे आपका बॉम्बे देखने को मिलता है। तो ये तीनों बड़े बड़े प्रोविंसेस, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तो ये तीनों प्रेसिडेंसीज किसके हाथ में आ जाती हैं, ब्रिटिश के हाथ में। अब यहाँ पर उनके अपने अपने गवर्नर भी बिठाए, ब्रिटिश ने 3 जगह पे अपने अपने गवर्नर भी बिठाए हुए हैं ताकि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके वहां से। तो 1760 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, राइट्स मिल जाते हैं इसको ट्रेड करने के लिए, यानी कि अब ये ट्रेडिंग ऑटोनॉमसली ऑब्जर्व, यानी कि कहा जा सकता है कि अब ऑटोनॉमसली वो ट्रेड कर रही है। अब किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ रही उसे, उसके पास पावर है टू मेक वॉर एंड पीस ऑन दैट इन दैट प्रोविंस, यानी कि जिस भी प्रोविंस में वो, अभी जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता में हो गया, यहाँ पे अगर वो ट्रेड कर रहे हैं किसी कमोडिटी को लेकर, तो वहाँ पे उनके पास पावर है वॉर एंड पीस डिक्लेयर करने के लिए। वो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, क्रिमिनल और सिविल जुरिस्डिक्शन को, यानी कि वो क्रिमिनल रिलेटेड लॉज भी देख रहे हैं और साथ में सिविल रिलेटेड लॉज भी देख रहे हैं। इसके साथ अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट बैटल आती है, जिसके बाद क्या होता है कि जो हमारे मुगल राजा हैं, यानी कि अभी साथ साथ में मुगल भी चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी चल रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमें, यानी कि नवाब भी बैठा हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी हुई है। नवाब अपना टैक्स कलेक्शन कर रहा है, अंग्रेज अपना टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्लैशेज हो रहे हैं दोनों के बीच में। तब क्या होता है, 1757 में नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को कौन हरा देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी, जिसको गवर्नर कौन है उस वक्त, रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहे हैं, उसको कमांड कर रहे हैं, उसके लीडर हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 17, ये बच्चे डेट आपके लिए हिस्टोरिकल डेट है, आपके एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। एक्चुअली दिस इज द पोर्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये जितनी भी बैटल्स हैं ये हम कवर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन हमें अपना पूरा बैकग्राउंड समझने के लिए कि क्यों ये एक्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके से कंपनी को कंट्रोल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके लिए हमको ये सारा बैकग्राउंड जानना जरूरी हो जाता है। सेकंड देखेंगे, सेकंड बच्चे किसको हराते हैं, पहली बात
सिराजुद्दौला को हरा रहे हैं। सिराजुद्दौला कौन है? नवाब है किसके? बंगाल के। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर में वो मीर कासिम को हराते हैं। देन शाह आलम, शाह आलम उसको क्या है? मुगल एम्परर है, यानी कि जैसे यहाँ पर पीछे हमने देखा था जहांगीर थे मुगल एम्परर, अब इस समय पे कौन है? 1764 के टाइम पर शाह आलम जो है यहाँ के मुगल एम्परर है। और साथ में हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे हैं, यानी कि दिस इज द फाइट बिटवीन मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर क्या होगा? तो शाह आलम जो है वो हार जाते हैं। शाह आलम क्या करते हैं? हार जाते हैं, जंग हार जाते हैं हेक्टर मुनरो से, यानी कि ब्रिटिशर से अपनी लड़ाई हार जाएंगे। और यहाँ पर जो है डिक्लाइन हो जाएगा कंप्लीटली किसका? मुगल एम्पायर का। तो यानी कि अब सिर्फ सिंगल हमें सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगी। जितनी भी पावर होगी, रेवेन्यू सिस्टम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिलिट्री हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि अब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इसको कंट्रोल करेंगे। चलिए, अब उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे जब कंपनी अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर लेगी, तो अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो लंदन में बैठे हुए लोग हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब उन तक ये खबर पहुंची कि हाँ जी अब लास्ट एक ही कंपनी बची है हमारे पास और वही ट्रेड कर रही है। अब ये बोलेंगे कि कहीं कंपनी कुछ और आगे खराब ना कर दे, और इसका टाइम भी खत्म होने वाला है। 1793 तक का जो चार्टर था वो पास हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका टाइम भी खत्म होता है। ऐसा करते हैं धीरे धीरे अब इनको रेगुलेट करना शुरू करते हैं। तो जो पहला एक्ट जो पास किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसमें गलती होता क्या है? पहली बात तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ये पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया हुआ, जिसमें वो रेगुलेट करेंगे अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रेगुलेट करने की बात की जा रही है, कंट्रोल करने की बात नहीं की जा रही है, यानी कि कुछ लिमिट्स को कम किया जाएगा उसके। दूसरी बात हमको देखने को मिलती है कि रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, यानी कि इनको पता लग जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कौन सा है कंपनी का और पॉलिटिकल फंक्शन कौन सा है कंपनी का, मतलब किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल है जो हमारे गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कलकत्ता में यानी कि बंगाल वाले प्रोविंस में एक अलग गवर्नर देखने को मिला, यहाँ पर भी एक गवर्नर था, यहाँ पर भी एक गवर्नर था, है ना, और यहाँ बॉम्बे में भी एक गवर्नर बैठा हुआ है। अब किसको सुप्रीम बना दिया गया? यहाँ पर बॉम्बे के, यानी कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल है, हमको जो देखने को मिलता है गवर्नर ऑफ बंगाल है, उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑटोमेटिकली ये जो दोनों गवर्नर है वो क्या हो जाएंगे? इसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ी बॉडी कौन सी होगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसके जो नीचे जो जितने भी गवर्नर होंगे वो क्या हो जाएंगे? इसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये हमको देखने को मिला रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बात तो। अब इसमें था क्या? अब ये गवर्नर जनरल बंगाल भाई साहब कह रहे हैं कि अकेले तो मुझसे होगा नहीं है, अब मैं किस चीज़ को संभालूंगा? मैं लेजिस्लेशन संभालूंगा, मैं एग्जीक्यूटिव को संभालूंगा, मैं रेवेन्यू सिस्टम संभालूंगा, मैं किस चीज़ को संभालूंगा? तो इसको क्या करते हैं? इसको बॉडी दी जाती है, साथ में 4 मेंबर अलग से दिए जाते हैं, 4 मेंबर अलग से दिए जाते हैं जो कि असिस्ट करेंगे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो कहा जा सकता है कि जितने भी लॉज अब इंडिया में बनने वाले हैं, जितने भी लॉज हमारे यहाँ के लोकल प्रोविंसेस के लिए या लोकल लोगों के लिए बनेंगे, वो सब के सब यही बॉडी बनाएगी। इसको उस समय का पार्लियामेंट भी कहा जा सकता है, इसको उस समय का पार्लियामेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? नाम क्या दिया गया इसको? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो है वॉरेन हेस्टिंग। वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर क्या होता है? हमको पहली बार सेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रही है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। पहले मैंने आपको बताया था कि ड्यूल गवर्नमेंट चल रही थी, नवाब अपना काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अपना काम कर रहे हैं, ब्रिटिश के जो गवर्नर है वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या चल रहा है? वॉरेन हेस्टिंग ने सारी जो ताकत है वो पावर है अपने हाथ में ले ली है। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ और क्या हुआ? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया देखने को मिलती है, पहली फाउंडेशन रखी गई है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अब इसमें हमको और क्या देखने को मिलता है? इसके साथ हमको देखने को मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी कह रहे हैं कि यार अब हमारे पास सब कुछ है, पावर भी है, तो कहीं कुछ गलत ना कर दे कोई हमारे साथ, एक कोर्ट बना दो, है ना, कोई कचहरी बना दो। तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश है। अभी बंगाल में, कलकत्ता में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 1774 में। याद रखेंगे इस चीज को। एक्ट के आने के 1 साल बाद
1774 में इसको क्या किया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है। और इसमें क्या है, एक चीफ जस्टिस है, एक चीफ जस्टिस है और बाकी के 3 अदर जजेस भी इसको प्रोवाइड किए गए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे पहले चीफ जस्टिस कौन थे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मैंने आपको बताया कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो है वो क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट हो जाएंगे किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, यानी कि इतने यहाँ के जो गवर्नर है वो इसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब एक चीज हमें और देखने को मिलती साथ में कि अब एक बॉडी क्रिएट की जा रही है, यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं इन्हीं में से कुछ लोगों को चुना जा रहा है और एक बॉडी बनाई जा रही है, इसको कहा जा रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है, ये लंदन में बैठी हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बैठी हुई एक लंदन बैठी हुई बॉडी है जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री इन तीनों अफेयर्स को देखती है, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और रिपोर्ट करती है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये किसको रिपोर्ट करेगा, यहाँ पे होने वाले सारे काम को ये रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करेंगे आगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यहाँ पे ये चीज देखने को मिली हमें। आई होप आपको ये स्लाइड समझ आ चुकी होगी बच्चे, आपको पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, एनडी वालों आपको पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसी चीजें थी जो यहाँ पर कंप्लीटली स्टैब्लिशमेंट नहीं देखने को मिली, यानी कि ये जो लॉज थे कुछ खराब कर रहे थे सिस्टम। गवर्नर हेस्टिंग भाई साहब कह रहे हैं कि आगे हमें काम करने को नहीं मिल रहा ढंग से, सुप्रीम कोर्ट बीच में टांग अड़ाता रहता है हर चीज़ पे, अगर कुछ भी करने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है चल पड़ता है हमारे पीछे पीछे। तो इन्होंने बोला कि चलिए कुछ ठीक कर देते थे, इसको क्या कहा गया, टू रेक्टिफाई। ये कैसा लॉ है, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली अमेंडिंग एक्ट एक तरह का, यानी कि उस एक्ट को ठीक किया जा रहा है दोबारा से। अमेंडिंग एक्ट या फिर इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। कब आ रहा है, 1781 में आ रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, जितने भी डिफेक्ट्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है इसमें। देखते हैं क्या करते हैं ये। तो पहली चीज क्या की जाती है कि ये प्रोहिबिट कर देते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फिर या उसकी काउंसिल, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 1+4 की जो बॉडी है उसके अफेयर्स और सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, यानी कि ना तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का किसी काम पर टांग अड़ाएगी सुप्रीम कोर्ट और ना ही सर्वेंट्स ऑफ कंपनी। तो अब मेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो मेन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उसका, उसकी जो कलकत्ता के इनहैबिटेंट्स है, वो जहाँ के लोकल पीपल हैं कलकत्ता के, उनको ही एडमिनिस्टर करेगा। कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसको देखेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लॉ बनाएगा, किसके लिए पर्सनल लॉ बनाएगा, सिर्फ और इंडियंस के लिए, यानी वो भी इंडियंस कौन से, जो कलकत्ता में बैठे हैं, बस इतना ही काम है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद एक चीज हमें और देखने को मिली कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या फिर हम देखेंगे हमारा जोनल कोर्ट हो गए, तो उसमें क्या होता है, अपील जाएगी प्रोविंशियल कोर्ट्स की सीधा सीधा कहाँ पर, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर कहाँ जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, यानी 1+4 वाली बॉडी है ना, 1+4 वाली बॉडी में जाएगी, याद रखेंगे ये चीज। उसके बाद दूसरी चीज क्या हो रही है, जो रेवेन्यू मैटर्स हैं, रेवेन्यू मैटर्स है कि कमाई कैसे हो रही है, खर्च कहाँ हो रहा है, ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट की को एक्सक्लूड कर देगी, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का काम है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें जुरिडिक्शन नहीं दे सकता, उस पर नजर नहीं रख सकता, उस पर कोई भी फैसला नहीं सुना सकता। तो कौन ध्यान रखेगा इस चीज का, सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि काउंसिल। उसके बाद एक चीज और देखने को मिलती है हमें, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, इन काउंसिल का मतलब है 1+4 की बॉडी है ना, यानी कि पूरी बॉडी, इसको कहा जाता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल, याद रखेंगे चीज। टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स, यानी कि जितने भी रेगुलेशन बनाए जाएंगे प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए या फिर काउंसिल के लिए, वो कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी 1+4 की काउंसिल, वो जो 1+4 बॉडी है वही बनाएगी, रूल बनाएगी। अब इसके बाद हमको देखने को मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब ये भाई साहब क्या थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और ये इनका नाम है विलियम पिट। विलियम पिट ये बाय द वे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ब्रिटेन के, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन भी हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जब इन्होंने अब पहली बात बोली कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम कंपनी को बता रहे हैं कि जितनी भी आपकी टेरिटरीज हैं, जितनी भी आपने फैक्ट्रीज बना रखी हैं, अगर आपने वहाँ पे कुछ भी बना रखा है अपना, वो सबका सब किसके अंडर है, ब्रिटिश पोजेशन में। यानी कि आपको जब चार्टर पास करके किसने दिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है।
आपको यहाँ आने के ट्रेडिंग राइट्स किसने दिए हैं कि ट्रेड कर लो आप भारत के साथ, किसने दिए हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप वहाँ जाकर बना रहे हो वो सब की सब किसकी होंगी? ब्रिटिश पोजेशन की होंगी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी। पहली चीज़ पिट्स इंडिया एक्ट में बताया गया। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई कि यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या है? सुप्रीम कंट्रोल रहेगा किस पर? कंपनी के अफेयर्स पर। यानी कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वहाँ पर लॉज बना रही है या कुछ भी कर रही है, वो उसका सारा का सारा जो हक है वो किसके पास होगा? इसका सुप्रीम कंट्रोल किसके पास होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ बैठी है? लंदन में। चलिए अब दूसरी बात यहाँ की फीचर्स देखेंगे अगर, तो पहले क्या होगा? अपने कमर्शियल काम भी कौन संभाल रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यानी कि अगर देखें सीओडी जो पहले बॉडी बैठी हुई है लंदन में, बैठी हुई है बॉडी, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ लोगों को निकाल के बनाई हुई है, 15-20 मेंबर हैं उसमें कुछ, ठीक है। दूसरा उसका जो पॉलिटिकल काम है वो भी कौन संभाल रहा है? सीओडी संभाल रही है। तब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि इसके जो फंक्शन है उसको अलग अलग कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। तो जो भी कंपनी के कमर्शियल राइट्स हैं, अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को भी संभाल रही है, रेवेन्यू को भी संभाल रही है। अब उस चीज़ को क्या किया जाएगा? कट ऑफ किया जाएगा उनके काम से। अब यहाँ पर सिर्फ जितने भी कमर्शियल काम होंगे, जितने भी कमर्शियल अफेयर्स होंगे, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो संभालेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कहाँ बैठी हुई है ये? लंदन में बैठी हुई बॉडी है, ठीक है। इसमें 3 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। और डायरेक्ट टच में रहते हैं किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट भी है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो किसको रिपोर्ट करता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को करता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको करती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसके पास क्या रह गया? सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स रह गए किस चीज के लिए देखने के लिए? कमर्शियल से रिलेटेड। अब पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं, जो मेन पॉलिटिकल अफेयर्स है कि लो कैसे बनाना है, कंपनी को कैसे चलाना है, जो सब चीजें हैं जैसे सिविल अफेयर्स हो गए, मिलिट्री अफेयर्स हो गए या रेवेन्यू अफेयर्स हो गए, इन सबको कौन देखेगा? डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नई बॉडी क्रिएट की जाती है, एक नई बॉडी क्रिएट की जाती है किसके लिए? सुपरवाइज करने के लिए। किसको? सिविल अफेयर्स को, मिलिट्री अफेयर्स को, रेवेन्यू अफेयर्स को। कहां पर? इंडिया में, ठीक है। तो ये भी किसके अंडर आएगा? ब्रिटिश पोजेशन के अंडर आ गया ये भी। तो ये सब हो रहा है किसके टाइम पर? विलियम पिट जी के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट बच्चों को देखने मिलता है एक्ट ऑफ 1786। अब यहाँ पर एक चीज हो रही है कि 1777 में हमको देखने को मिलता है अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन इन द मीन्स अमेरिका अभी आजाद हुआ है, अमेरिका ने ब्रिटेन को हराया है और अमेरिका आजाद हो गया है। और ब्रिटेन में जो भाई साहब जो कमांडर थे, आर्मी कमांडर थे जो लड़ने गए थे, उनका नाम था चार्ल्स विलियम भाई साहब। विलियम भाई साहब क्या करेंगे? वो डिमांड रखेंगे किस चीज की? लॉर्ड कॉर्नवालिस भाई साहब क्या करेंगे? कॉर्नवालिस भाई साहब अब डिमांड रखेंगे। वो तो पहले मैंने अमेरिका में हार के आए हैं, अभी अमेरिका से हार के आए हैं, मुंह लटका के बैठे हुए हैं लंदन में। तो उनको पूछा जा रहा है भाई साहब बाहर जाओगे? तो कह रहे हैं हाँ जी भाई चला जाऊंगा। बोला पर मेरी एक डिमांड है। बोला क्या डिमांड है? बोला कि जहाँ पे आपकी जो 1+4 की बॉडी है ना, ये जो 1+4 की बॉडी है ना, इसमें मेरी कोई पावर नहीं दिखती। यानी कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके पास में वो सेम राइट है जो इन 4 मेंबर्स के पास है। और अगर बाई चांस किसी भी डिबेट पर या किसी भी चीज पर ये 4 में से 3 मेंबर अगर मिल जाते हैं, यानी कि 3 मेंबर की हाँ है और यहाँ पे 2 मेंबर ना कर देते, तो बोला मैं तो फिर इनके साथ ही रह गया, मेरे को तो कोई पावर ही नहीं मिली एक्स्ट्रा, तो मैं क्या करूंगा इसमें। अब इसके पास एक ही पावर थी कि ये कास्टिंग वोट कर सकता था। अगर मान लो कि 4 में से एक मेंबर नहीं आया है तो उसकी जगह कास्टिंग वोट कर सकता था। सिर्फ इतनी ही पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। काउंसिल में, एक प्रॉपर काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी बॉडी है, उसके पास सिर्फ एक ही ताकत है, वो क्या है? कास्टिंग वोट की। और अगर कहा जाए तो ऐसी कोई पावर दिखती नहीं है, स्ट्रॉन्ग पावर दिखती नहीं है। तो अब ये भाई साहब डिमांड करते सबसे पहले पावर टू ओवरराइड। यानी कि ये कहते हैं कि अगर बाई चांस वो 4 लोग भी किसी एक चीज पर टिक जाते हैं, वो मान जाते हैं कि हाँ यार ये चीज ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक पावर होनी चाहिए, पावर टू ओवरराइड, कि मैं उस लोग को क्या कर सकूं, या तो बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकूं, या फिर उसको मेरे पास पावर हो कि मैं उसको स्टैब्लिश कर सकूं, यानी कि उसको इंप्लीमेंट करने की ताकत हो मेरे पास। तो पहली बात तो पावर टू ओवरराइड मांगते हैं, तो उनको दे दी जाती है। दूसरी बात कहते हैं कि मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो मैं बनूंगा, मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए, यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बनाया जाए। जितनी भी सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उस वक्त जितने भी सोल्जर्स हैं उनका सुप्रीम कमांडर इसको बनाया जाए, मुझे बनाया जाए। तो ये अपील भाई साहब की सुनी जाती है और इनको भेजा जाता है भारत। ठीक है, अब बच्चे 1793 तक आते आते क्या होता है, इनका जो चार्टर था,
वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो इनकी पावर थी, जो एलिजाबेथ ने साइन करके दिया था इनको कि तुम इतने साल जाकर ट्रेड कर सकते हो, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 यानी कि अब अमेंडमेंट्स हो रही है इसमें चार्टर एक्ट में 1600 वाले में, ठीक है। 1600 वाला जो चार्टर एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट हो रही है। तो पहली चीज़ क्या होती है, पहली बात क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा कंपनी का रोल ओवर ब्रिटिश टेरिटरीज। यानी कि यहाँ पर इसको मोनोपोली मिलेगी भारत में फिर से 20 साल के लिए। वो कहते हैं भाई साहब अभी हमें और काम करने दो, ट्रेड करने दो, हमारा अच्छा सिस्टम चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा टाइम और दे दो हमें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कहती है चलो 20 साल और देते तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट 20 साल और दे देती है। किसमें हो रहा है ये, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 साल इनको और मिल रहे हैं, एक्सटेंड किए जा रहे हैं, इनके मोनोपोली की जा ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। कहाँ पर, भारत में 20 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। सेकंड चीज़ क्या हो रहा है कि अब इसमें एक चीज़ जो है वो क्रश कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। जो पिछला एक्ट आया था उसकी क्या, कि कमांडर इन चीफ है, जो कमांडर ऑफ चीफ है, जो उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कमांडर कहा गया है, ठीक है, सुप्रीम कमांडर कहा गया है। इन भाई साहब को क्या किया गया है, इनको कहा गया है कि अगर आप गवर्नर जनरल हैं काउंसिल में, अगर आप काउंसिल में गवर्नर जनरल हैं, उसकी पोस्ट पर बैठे हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, कमांडर इन चीफ अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब तक कि कोई ऐसा प्रोविजन ना आ जाए, बहुत जरूरत ना पड़ जाए, तब तक आप कोई भी आपको जो है कमांडर इन चीफ की पोस्ट नहीं दी जाएगी। दूसरी बात जब ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो उनको पता लग रहा है कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे जो गवर्नर जा रहे हैं वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को गाइड करने के लिए या उन पर रूल करने के लिए, तो हमें देखने को मिल रहा है ओवरराइडिंग पावर होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कहीं वो अपना संघ बना के बैठे हो, अपना ग्रुप बना ले 3-4 लोग, है ना, और बोले कि हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है वो अगर हम अगले को ओवरराइडिंग पावर नहीं देंगे तो हो सकता है उसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें वो। यहाँ पे क्या होता है, जो ओवरराइडिंग पावर उसको एक्सटेंड किया जाता है, किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए, और बाकी के जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर है उनके लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तो आपको पता है ये नई बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद नई बॉडी बनाई गई थी। तो ये कह रहे हैं कि आप जो रेवेन्यू कमा रहे हो ना, आप जितना भी रेवेन्यू कमा रहे हो, आप कहाँ दे रहे हो, जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास उसका डाटा है, तो आप ऐसा करो उसी में से पे करो, जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर हैं, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्टाफ है इनका, है ना, उसको इसकी जो पेमेंट है, उसकी जो तनख्वाह है वो कहाँ से दो, इंडियन रेवेन्यू से दो। यानी कि जो आप भारत में रहकर कमाई कर रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों, उसी में से पैसा दो, किसको, इन भाई साहब को, ये जो स्टाफ वाले हैं इनको पैसा दो इतने में से। तो ये कहानी थी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। जिसमें मेन बात आपको जानना है, पहली बात तो इसको क्या मिल रही है, ट्रेड मोनोपोली मिल रही है 20 साल की, और याद रखेंगे इस चीज को। इसके बाद हमको देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। अब इसमें क्या हुआ, ये देखो 1793, 20 साल बाद फिर से एक नया एक्ट आ रहा है। यानी कि 20 साल के लिए उनको रूल करने के लिए मोनोपोली मिली थी, यहाँ देखो 20 साल के लिए उनको मोनोपोली मिली थी, 20 साल उनके खत्म हो गए हैं, 20 साल उनके खत्म हो गए हैं। तो अब कंपनी क्या कह रही है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है बड़ा हो गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों बहुत हो गया, अब तो हमारी मोनोपोली खत्म कर दी जाएगी। तो आप क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट एबॉलिश कर देती है ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन एक ही कमोडिटी रहती है जिसमें नहीं हो रही है, वो है टी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि 1800 आते आते यूरोप में क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। वहाँ पे मशीनें लगाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, है ना। अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर कमोडिटीज बनाई जा रही है, जैसे कॉटन हो गया, या अगर हम अदर वीविंग टेक्निक्स देखें, यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो रेयरिंग का काम कर रही हैं, धागा बुनने का कॉटन से, और साथ में जो मैन है वो वीविंग का काम कर रहे हैं, तो वो हाथ से कर रहे हैं, हमारे पास में मशीनें हैं नहीं। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहाँ पर मशीनें आ चुकी हैं, वहाँ फटाफट से कपड़े बन रहे हैं। यहाँ बनाने में वक्त लगता है, हम हाथ से लगे हैं धागा जोड़ने के लिए, आपको पता ही होगा टेक्निक का, जो पुराने एशियन टाइम पे यूज़ किया करते थे कपड़े को जोड़ने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए एक्चुअली, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब वहाँ के जितने भी ट्रेडर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अब हमें भी ट्रेड करना है, हमें भी ट्रेड करना है। लेकिन क्या होता है, अगर हम ट्रेड करेंगे तो पहले ही वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है, उसके बाद मोनोपोली उस चीज़ को वो हमें ट्रेड ही नहीं करने देती। ये तो प्राइवेट मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं यूरोप के, वो कह रहे हैं अमीर लोग। अब क्या हो रहा है वहाँ पर, तो इसीलिए जो है कंपनी का क्या कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है उसको हर कमोडिटी से, सिवाय टी के। उसको कहा जाता है कि आप चाय बेचो, बस चाय में ट्रेड करो, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे।
अब इससे होगा क्या? अब इससे ये चीज़ होगी कि पहले इंडिया एज अ एक्सपोर्टर काम कर रहा था, कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप में अपनी कमोडिटीज़ को, लेकिन अब कुछ कमोडिटीज ऐसी होंगी जो यूरोप से कहाँ आएंगी, इंडिया में आएंगी। यानी कि इंडिया से रॉ मटेरियल भेजा जाएगा, वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्रोडक्ट आएंगे वो भारत में बिकेंगे। और यूरोपियंस क्या करेंगे, जब वहाँ के जो इंडियंस हैं उनको खरीदने पे मजबूर कर देंगे कि आपको यूरोपियन चीज़ें ही खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि वहाँ पर जो है मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे अगर कोई कपड़ा बनाना है, कोई टी शर्ट बनानी, वो झट से बन जाएगी, तो वो जब झट से बनेगी तो 100-150 कॉस्ट कम होगा उसका, वो 100-150 मिल जाएगी इनको, है ना। और यहीं पर हाथ से बनाई जा रही है, लंबा वक्त लग रहा है कमाने के लिए। जैसे अगर हम बात करें बंगाल के ऊपर अवध वाला जो रीजन है, वहाँ पर चिकन कुर्ता जो है, चिकन का कपड़ा है, उसको वो बहुत फेमस था उस वक्त। तब नवाब वगैरह को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि आप देखो धीरे धीरे सारे जितने भी अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर हो गया, रेवेन्यू अफेयर हो गया, सब के सब किसके हाथ में है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है। लोकल लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ना होने के कारण क्या उनकी कमाई होगी? उतनी नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। तो वो सस्ते कपड़े की तरफ भागेंगे। आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ सिर्फ कि वो सस्ते कपड़े की तरफ भागेंगे। तो यूरोपियन जो कपड़ा भेजेंगे तो उनको टी शर्ट सस्ती पड़ रही है तो टी शर्ट जल्दी खरीद लेंगे। चिकन का कुर्ता नहीं पहना जाएगा, उनसे महंगा है भाई वो, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, वो ट्रेडिंग राइट्स हटा दी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंप्लीटली उन्होंने। दूसरी बात क्या होता है यहाँ पर, ये भाई साहब बात की जाती है इसमें कि वेस्टर्न एजुकेशन को भी कहाँ लाया जाए? भारत में लाया जाए। तो वेस्टर्न एजुकेशन भी हमें देखने को मिल रही है, ताकि हम क्या क्रिएट कर सकें, ऐसे लोग जनरेट कर सकें, ऐसे लोग क्रिएट कर सकें इंडिया में जो वेशभूषा में कैसे लगते हैं? यूरोपियंस लगते हैं, चाहे रंग में कैसे हो, इंडियंस हो, रंग में कैसे हो, ब्लैक हो देखने को, लेकिन वेशभूषा से कैसे होंगे? वो गोरे होंगे, है ना। पहनावा उनका गोरों की तरह होगा, खान पीन उनका गोरों की तरह होगा, बोलना चलना उनका गोरों की तरह होगा, उनकी पढ़ाई गोरों की तरह होगी, है ना। तो ये चीज़ की जा रही है, वेस्टर्न एजुकेशन को लाया जा रहा है यहाँ पर। दूसरी बात क्या किया जा रहा है, अब जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में, जो बैठी हुई लोकल गवर्नमेंट है, उनको भी क्या परमिशन दे दी गई है, टैक्स को इम्पोज करने की परमिशन दे दी गई है, कि वो भी जो वहाँ के लोग हैं उनको पनिश भी कर सकते हैं और साथ में पेमेंट भी ले सकते हैं, उनसे टैक्स भी लिया जा सकता है। इसी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है वो खत्म हो गई है, लेकिन चाइना भी तो है। तो चाइना के साथ ये क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। किसका? चाइना से जितने भी ट्रेड हो रहे हैं वो अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी मोनोपोली है उसके बाद चाइना में ट्रेड करने के लिए। और मेनली यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वो ट्रेड करते हैं ओपियम में, ओपियम। हालांकि ओपियम को चाइना बैन कर देता है, चाइना ओपियम को बैन कर देता है, लेकिन फिर भी एक अलग से जैसे पर्सनल प्रिविलेज कहा जाता है उसको, पर्सनल प्रिविलेज यानी कि प्राइवेट बॉडी है, कोई प्राइवेट इंसान, प्राइवेट बॉडी है, वो ट्रेड करेगा चाइना के साथ, यानी कि अंडर द टेबल वाला ट्रेड कहा जा सकता है इसको। रेवेन्यू तो कमाना ही है उनको किस ना किस तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, तो अंडर द टेबल इसको पर्सनल प्रिविलेज कहा जाता है। पर्सनल प्रिविलेज के थ्रू जो है ओपियम को क्या किया जाता है? बेचा जाता है, कहाँ पर? चाइना में। दूसरी बात, जो ब्रिटिश क्राउन है उसके पास सोवरेनिटी आ गई, जिसकी जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज थी वो सबकी सब किसके अंडर आ गई? अब ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर ली डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद अब क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ रही हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि इतने धर्म हैं भारत में, है ना, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जितने भी मतलब देखने को मिलते हैं, अब तो ईसाई भी क्रिएट किए जाए, है ना। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजेंगे कहाँ पर? भारत में, कि जाइए अपना धर्म फैलाइए और लोगों को अपने साथ कीजिए ताकि वो हमारे जैसे दिखें। फिर से 20 साल बाद अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिर्फ चाय में ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय में ट्रेड कर रहे हैं। अब 20 साल बाद फिर से क्या हो रहा है? नया एक्ट आ रहा है, चार्टर एक्ट आ रहा है 1833, ठीक है। ये उसी चार्टर एक्ट की अमेंडमेंट्स हैं, आगे उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहली बात इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी हैं, यानी कि मद्रास, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे हमको बंगाल देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे हमको बंगाल देखने को मिल रहा है। ये तीन ही बड़ी प्रेसिडेंसी है हमारे पास, मद्रास, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है बॉम्बे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बॉम्बे की जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है और साथ में मद्रास की जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है वो खत्म करके किसके अंडर दे दी जा रही है? बंगाल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया गया है, डिप्राइव कर दिया गया है किसकी? मद्रास और बॉम्बे की। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है वो किसके हाथ दे दी है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। अब इंडिया का कहाँ से आ गया भाई साहब? यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया गया है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन देखने को मिलते हैं? हमें लॉर्ड विलियम बेंटिक,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, यानी कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जितनी भी गवर्नर हैं उन सभी को खत्म कर दिया गया है। अब एक ही मेन बॉडी बनाई गई है सभी के लिए, वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी बॉडी। चलिए अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट की जा रही है यहाँ पर, यानी कि अब लोकल लोगों को भी पार्टिसिपेट करने को कहा जाएगा कि आप जो बड़े बड़े प्रोविंसेस जैसे आगरा हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया ना, वहाँ के उनको कहा जाएगा कि एक ही बंदा अपना भेज दो भाई पार्लियामेंट में, हमारी वो 1+4 वाली बॉडी है उसमें कहा जाएगा। अब क्या हो रहा है, इससे पहले जितने भी लॉज थे उसको रेगुलेशंस कहा गया है, इसके बाद जितने भी आएंगे उनको एक्ट्स कहा गया है, ठीक है, वो हम चार्टर एक्ट आपको बता ही दिया। और गवर्नमेंट जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखेगा, उसके अंदर डायरेक्टली आ चुकी है ये सब चीज़ें। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो पावर है उसको क्या कर दिया गया है, डिप्राइव कर दिया गया है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दिया गया है, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे। चलिए अब बात आती है लास्ट चार्टर एक्ट की, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है, क्योंकि इसके बाद रिवोल्ट हो जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ही भगा देंगे वो। फिर उसके बाद क्राउन रूल डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जो है वहाँ लंदन में बैठे हुए वो कंट्रोल करेंगे इंडिया को, ठीक है। तब इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, अब ये सिविल सर्विसेज वाला सीन है ना, वो यहीं पर ही स्टैब्लिश करने की बात की गई थी कि अब इंडियंस को भी जो है सिविल सर्विसेज जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर आ रहे हैं लंदन से, कहाँ पर, भारत में, तब ऐसा किया जा सकता है, इतना खर्चा उठाते हैं वहाँ से आते हैं और यहाँ पर यहाँ के लोगों का वेशभूषा अलग है, बोलचाल अलग है, यहाँ पे रीजनल क्या बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस ज़्यादा फैली हुई हैं, है ना, हिंदू लॉज अलग है, मुस्लिम लॉज अलग हैं, तब पता ही नहीं चलता एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है। तो लंदन से बंदा भेजा जाता है तो उसको पहले ट्रेन करना पड़ता है, देन वो जाकर जो है एडमिनिस्ट्रेट करता है इन सभी को। तो कहने लगे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब वेस्टर्न एजुकेशन की बात तो हो ही चुकी है, तो वेस्टर्न एजुकेशन चल ही रहा है, तो ऐसा करते हैं उनको यहीं पे पढ़ाते हैं और इनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि नोटिफिकेशन कहाँ आएगी, पेपर कहाँ लिया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ इंट्रोडक्शन करने की बात हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, लेकिन किया नहीं गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत है, हम नहीं करना चाहते। तो उन मेंबर्स की तरफ से क्या देखने को मिलता है, हमें वो अपोज करते हैं इस चीज़ को, वो मना कर देते हैं कि हम नहीं लागू होने देंगे। तो फिर इसमें नहीं किया जाता 1833 में, अब किया जाता है 1853 में। 1853 में सिविल सर्विसेज की बात की जाती है कि अब इंडियंस को भी ऐड करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, मैकेले कमेटी बनाई जाती है, मैकेले कमेटी, जो किसके लिए किसके अफेयर्स देखेगी, सिविल सर्विस रिलेटेड कमेटी है ये, ठीक है। कैसे अपॉइंट, कब अपॉइंट हुई थी, 1854 में। तो 1854 में मैकेले कमेटी को क्या किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, वो किसके अफेयर्स देखेगी, यानी कि उन लोगों को चुनेगी, कैसे देखना है, क्या प्रोसेस होगा सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का इंडियंस के लिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल जो हैं, जितने भी गवर्नर जनरल काउंसिल है उसमें लेजिस्लेटिव काम अलग कर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग कर दिए गए हैं, उसको सेपरेशन देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, मैं आपको बताया था कि अब इंडियन गवर्नमेंट बनाई जा रही है, यानी कि इंडियंस जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी ऐड करने की बात की जा रही है 1+4 की बॉडी में। अब क्या किया जा रहा है, +6 मेंबर जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें जिसको क्या कहा जा रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा जा रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा जा रहा है। 6 नए मेंबर ऐड किए जा रहे हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर ऐड किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे ऐड होंगे। अब क्या है, लेजिस्लेशन को मेन सिस्टम समझ लिया गया है, स्पेशल फंक्शन समझ लिया गया है, स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट समझ लिया गया कि लेजिस्लेशन अगर सही चली है तो सब के सब हमारे हाथ में रहेंगे। तो सबसे जो मेन काम रह गया इनका लेजिस्लेशन ही रह गया है अंग्रेजों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशंस भी क्रिएट की जा रही है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है, ICLC, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई है 1853 के चार्टर एक्ट में, याद रखेंगे ये चीज। अब 4 आउट ऑफ 6 है ना, 4 में से जो 6 मेंबर है, सॉरी 6 में से जो 4 मेंबर है, 6 में से जो 4 मेंबर हैं हमारे, वो कौन होंगे, वो लोकल गवर्नमेंट से होंगे। लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन से, मद्रास प्रोविंस से, बॉम्बे से आगे, बंगाल से आगे और आगरा से आगे, ठीक है। तो 6 में से 4 लोग कौन होंगे, भारतीय होंगे। अब ये 2 कौन होंगे, गवर्नर होंगे, गवर्नर्स होंगे किसके, ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर होंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये जो 1+4 ये एक मेन बॉडी रहेगी और +6 ये क्या है, पार्लियामेंट। अब ये ही करेंगे जो भी करेंगे,
ठीक है। अब इसमें भी एक कैच है। अब इसमें कैच क्या है कि इनको लग रहा है कि हमने ऐड कर लिया है, कि हम भी इनके पार्ट हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। अभी भी गवर्नेंस सबकी कंप्लीट गवर्नेंस किसकी है, चलेगी किसकी, 1+4 की चलेगी, क्योंकि ये चारों चार कौन है, पांचों के पांच ब्रिटिशर्स। ये चीज़ याद रखेंगे आप। तो चलिए, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो हम देखेंगे यानी कि जो बाकी का अगर क्राउन रूल की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसकी। तो अभी तक जितने भी आपने पढ़ा होगा, आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें, क्लास अच्छी लगी होगी आपको। और अब बात रह जाएगी क्राउन रूल की, तो क्राउन रूल की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, जो कि हमारे हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। हिस्ट्री का टॉपिक है तो हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को लेंगे। अब हम बात करेंगे 1858 से लेकर 1947 की, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी हमारे इंडिया को, ठीक है। तब ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।